सीने में जज्बातों ने सिर उठाया था। अद्वैत के दिल में एक धड़कन अद्विका के लिए भी धड़की थी। वो उसे देख कर ही खुश हो लिया। कितनी नाजुक सी, वो सच में कितने आराम से उसे मान जाया करती थी, ये भूलकर कि बीते दिनों उसका सलूक कैसा था। कितना गुरूर, कितना अहम, कितना जिद्दी और कितना अकड़ू। सही मायनों में तो आज उसने उसे नज़र भर देखा था। फिरोजी रंग के सूट में कितनी खूबसूरत लग रही थी वो, जैसे बनाने वाले ने यह रंग खास उसी के लिए बनाया हो। सिर के बीचों बीच निकाली गई मांग उसे हद से ज़्यादा प्यारी बना रही थी। कानों में हल्के झुमके झूल रहे थे जो दर्द का ध्यान भटका रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों में काजल की पतली सी धार और होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक उसकी खूबसूरती को अलग दर्जे पर ले गए। अद्वैत के दिल में भी कुछ अरमान सांसें लेने लगे थे। वो उसे पसंद तो बहुत पहले आने लगी थी, पर यह एहसास तो पहली दफ़ा ही दस्तक दे रहा था, जो उसे अच्छा भी लग रहा था। सर प्लीज प्लीज ना। अब उसने गौर किया कि वो उसकी बाजू पकड़े कितनी देर से उससे कुछ कह रही थी। अद्विका के ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो उसके साथ डांस करने को तैयार हो गया। हालांकि अद्वैत की पसंद और शौक बहुत महंगे थे, मगर अद्विका को ये जगह पसंद थी। सुहाना से थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लेने के बाद वो उसे यहीं ले आया था। बिल्कुल नॉर्मल सा ही रेस्टोरेंट था वो, जहाँ एक सिंगर गिटार लिए बैठा कुछ गुनगुना रहा था। शाम भी सामान्य ही थी। उसे पहले कभी अपना जन्मदिन इतना खास लगा ही नहीं था जितना अद्विका के साथ ने बना दिया था। कुछ खास तो अद्विका का था, उसकी मौजूदगी का एहसास था, जो अब अद्वैत के सीने में अपनी जगह बनाने लगा था। बस उन्हीं नज़रों से आज अद्वैत ने अद्विका को इस नज़र से देखा था और उसका दिल बेसाख्ता ही धड़कने से रुका था। क्या नया था आज? वही तो वही है, और मैं भी तो मैं हूँ। ये वही है जो मेरे साथ 4 महीनों से है। कहते हैं प्यार में पड़ने के लिए 4 मिनट लगते हैं, पर मुझे तो 4 महीने लग गए। नहीं, शायद मुझे उससे प्यार बहुत पहले हो गया था। बस वो एहसास आज सांसें ले रहा है। वो दिल की बातों को जुबां पहली दफ़ा दे रहा है। इन्हें बोलने दो। अद्वैत ने नरमी से अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराकर गुनगुनाने लगा। ए हमनवा, मुझे अपना बना ले, सूखी पड़ी दिल की इस जमी को भिगा दे। अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर गुनगुनाया। बस फिर क्या था? अद्विका का बंद पड़ा दिल अब बिना रुके धड़कने लगा था। अद्वैत का हर दिन सामने आता नया रूप, नया किरदार उसे लुभाने लगा था, जिसमें आज वाला स्वरूप उसका पसंदीदा बन गया था, क्योंकि उसकी आवाज़, उसकी नज़र सब दिल से निकलती दिखाई दे रही थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो कभी वो लड़की बन पाएगी जिसके लिए अद्वैत गुनगुनाएगा। वो तो यह भी नहीं जानती थी कि अद्वैत में यह हुनर भी है। वाइट कलर की शर्ट में आस्तीन ऊपर चढ़ाए वो माहौल को गरमा रहा था। ऊपर से खुले 2 बटन उसके अंदाज को दिलकश बना रहे थे। वो अपलक उसे निहारती चली गई। वो आज उसे फॉर्मल सूट से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और अद्वैत ने गाना जारी रखा। दिल का सूना बंजर महका दे, सूखी पड़ी दिल की जमी को भिगा दे। अद्वैत सही मायनों में गाने के बोल को अर्थ दे रहा था, क्योंकि अद्विका ने उसकी ज़िंदगी में नए रंग भरे थे। वो सिर्फ काले रंग से वाकिफ था, जिसमें तनाई, दुख, दर्द, उदासी को मिटाकर वो मुस्कुराहट और सुकून का गुलाबी रंग लेकर आई थी। हूँ अकेला, जरा हाथ बढ़ा दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीन को भिगा दे। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसके करीब आ चुका था। वहाँ मौजूद अब तक सभी को खबर लग चुकी थी कि वो उसी के लिए गा रहा था। वो भी अब बेफिक्र हो चुका था। उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसका वीडियो बना रहे हैं या कौन उन्हें देखकर क्या कह रहा है। उसका ध्यान सिर्फ अद्विका पर था। वो आज सोचकर भी नहीं आया था कि ये सब करेगा या कहेगा। दिल बस खुद ब खुद कदम बढ़ाता उसकी तरफ जा रहा था। उसकी सख्त सी आवाज़ में आज नरमी घुल गई थी। ज्यों ही गाने की अंतरे बदलते उसका अंदाज बदलने लगता। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। 2-3 कॉल उसने नज़रअंदाज किए, पर बाद में फ़ोन स्क्रीन पर आया नाम देखकर एक्सक्यूज़ मी कहता हुआ अंदर चला गया। उस फ़ोन कॉल ने अद्वैत की शाम बिगाड़ के रख दी थी। अद्विका उसके बर्ताव से कुछ समझ न सकी और उसके पीछे चली गई, जहाँ उसकी आंखों के सामने ही अद्वैत ने अपने हाथों में कांच का गिलास तोड़ा था, जिसके टुकड़े अद्वैत की हथेली में बाद में और उसके दिल में पहले चुभे थे। सर, वो फौरन उसके करीब आई। छोड़ो यार, अद्वैत ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया था, जिससे अद्विका का मुंह दीवार से जा लगा।
अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने अपने आप को होश में लाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। सिट। उसने अफसोस के मारे अपने बाल नोच डाले। अद्विका उसे देखती रह गई। क्या हुआ उसे अचानक? आई एम फाइन सर, वो तल्खी से बोलकर जाने ही वाली थी तो अद्वैत ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी ना। अद्विका यहीं पिघल जाया करती थी। उसने उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में ले लिया। आइए मेरे साथ। कुछ ही दूर पड़ी कुर्सी पर उसे बैठाकर वो उसकी गोद में ही बैठ गई और अपने दुपट्टे से उसका हाथ कवर करती हुई बोली, ये इतना भयानक गुस्सा किसके लिए था? नताशा। अद्विका के हाथ रुक गए। अद्वैत भी समझ चुका था कि वो उस पर असर डाल रही है। मेरी नफ़रत और गुस्सा उसी औरत के लिए है अद्विका। उसके दिल ने सवाल उठाया। और मेरे लिए? अद्वैत ने आंखों से उसे जवाब दिया था, पर अब दरकार शब्दों की थी। उसने जवाब लेने को बात के लिए टाला और पूछने लगी, अब क्या किया उसने? मर्डर। वो दांत पीसते हुए बोला। वाट? भाई अद्विका भौचक्की रह गई। हाँ। किसका? तुम? मैं सोच भी नहीं सकती उसका। अपने पहले पति का। क्या? हाँ, अभी पता चला मुझे। वो औरत कितनी और किस हद तक गिर जाएगी मुझे यकीन नहीं आता। हर दिन मेरी नफ़रत को बढ़ा देती है। अद्वैत ने फ़ोन उसके सामने कर दिया था जहाँ मेल के जरिए सारी इन्फो आ चुकी थी। अद्विका हैरत से देखती रह गई। क्या औरत थी नताशा? पहली दफ़ा तो अद्वैत से मोहब्बत का ड्रामा किया और उसकी ज़िंदगी में घुस गई, बेमकसद ही। उसके बाद करियर के नाम पर उसे छोड़ भी दिया। आयु जैसे मासूम को छोड़ आई और अब अपने पहले पति को। हे भगवान, यह वाला तो भरोसा करने के काबिल ही नहीं था। कोई ये भी कर सकता है? हाउ, कितनी खतरनाक है वो मुंह पर हाथ रखे बोली। नहीं, इसे खतरनाक नहीं, बेहया बेवजूद कहा जा सकता है, जो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। जब प्यार नाम का एहसास था ही नहीं तो शख्स से जुड़ी ही क्यों? खैर, किसी पल में जुड़ भी गई तो उसके बच्चे को अनाथ आश्रम छोड़ आई और ये राज खुल ना पाए इसलिए अपने ही एक्स पति का मर्डर। दिस इज़ अनबिलीवेबल अद्विका। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसका पति था वो। जिस मीटिंग में मुझसे पहली बार मिली थी तब उसने मुझे खुद को उसी ऑफिस के मालिक की सेक्रेटरी बताया था। मतलब अमीर लड़कों को फंसाकर अपनी लाइफ को आसान करना ही इसका मकसद था शुरू से ही। अद्विका सारी कड़ियाँ जोड़कर बोली। हाँ, तभी मुझसे शादी के बाद अपना करियर ही दूसरा चुन लिया। मुझे समझ कैसे नहीं आया कि उसी की लाश से गुजरकर मेरे पास आई थी। उसकी प्रॉपर्टी के जरिए ही कुछ और बनना चुना था। तब तक उसने मुझे कभी नहीं कहा कि उसे मेरे पैसे चाहिए। हाँ, अपने पति की जायदाद काफ़ी थी। मैंने अंदाज़ा लगाया। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा उसकी शादी या बच्चे की खबर किसी के सामने क्यों नहीं आई। और अब ये मर्डर? अद्विका के मन में सवाल आया। मैं खुद ये समझ नहीं पा रहा मुझ पर उसके नाम की पट्टी इस तरह क्यों चढ़ी थी कि मैंने इसके बारे में ज़रा भी छानबीन करने की कोशिश नहीं की, इसका पास्ट जानने की भी नहीं। जो बिजनेस डील को करने में लाख बार सोचता है वो अपने दिल के सौदेबाजी गलत कर बैठा। मैं इतना बेवकूफ़ कैसे? आई जस्ट हेट माई सेल्फ। अद्वैत अपने जख्मी हाथ को पीट कर खुद को ही चोट पहुंचा रहा था। उस पल को कोसता हूँ जब वो मेरी ज़िंदगी में आई थी। वो इतनी शातिर थी, मुझे यकीन कैसे नहीं हुआ। बाकी लोगों की परख में मैं कच्चा ही रह गया, ख़ास तौर से औरतों को परखने में। सर, संभालिए खुद को। वो इतनी इम्पॉर्टेंट है क्या जो आप खुद को? नो, नाम मत लो उसका। नफ़रत है मुझे उससे, उसके नाम के जिक्र से, उसकी की गई झूठी मोहब्बत से। उसने अपना सिर उसके कंधों पर टिका दिया और ना चाहकर भी आंसू रोक नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि उसके पास पावर है, नाम है, पैसा है, पर कितना बुरी तरह ठगा गया है वो अपने ही अंधविश्वास की वजह से। उसे महसूस हो रहा था कि इतना बड़ा नामी बिजनेसमैन अद्वैत अस्थाना, उसकी अद्विका के सामने क्या ही इज्जत और इमेज रह गई होगी। फिर कुछ सोचता हुआ लंबी सांस ली और बिना उसे देखे सीधा बाहर की तरफ निकल गया। अद्विका भी उसी फुर्ती के साथ बाहर निकली, पर केक लेकर आते वेटर ने उसे रोक लिया। मैडम, स्पेशल केक सर ने ऑर्डर किया था। अद्विका 3 मंजिला केक को देखती रह गई। कितने प्यार से ऑर्डर किया होगा उसे।
पर नताशा नाम का ग्रहण उसकी ज़िंदगी में लगा हुआ ही था। आप बाकी सभी को बांट दीजिए भैया, अद्विका इतना ही कह पाई थी। बट मैम, वो बाहर आकर निकलती तब तक अद्वैत गाड़ी ड्राइव करके निकल चुका था। वो थकी हारी सी दोबारा अंदर चली गई और अपने हाथ से केक काटकर सभी को ऑफर किया। उसने सोचा नहीं था कि जिसका बर्थडे था वो उसके बिना उसका केक कट करेगी। लास्ट में एक प्लेट अपने लिए लेकर वो बाहर वेटिंग एरिया में लगी बेंच पर बैठ गई। कुछ ही पल में अद्वैत की ब्लैक कलर की कार दरवाजे के सामने रुकी, जिसे उसने नज़र उठाकर भी नहीं देखा और चुपचाप केक खाने लगी। उसे भी अब उसके ऐसे रवैये की आदत हो चुकी थी। अद्वैत उसके पास आकर बैठ गया। देखते ही देखते अद्विका पूरी प्लेट साफ करने वाली थी कि आखिरी बाइट पर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। हे, आई एम बर्थडे बॉय आफ्टर ऑल। नहीं, यू आर अकड़ू, एरोगेंट, गुस्सैल और भी पता नहीं क्या क्या। वो सब। वो खासी नाराज थी। अद्विका, अद्वैत प्लीज़। अद्विका अचानक से उसका नाम ले गई। यार, इस तरह नाम लोगी तो तो केक तो ख़त्म हो चुका। अद्वैत अचानक ही बदले अंदाज में बोला। तो अद्विका उसकी बात के पीछे छुपा मतलब जानकर तुरंत बचा निवाला उसके मुंह की तरफ ले गई। ये नहीं चलेगा मिस्टर अस्थाना। तो क्या चलाऊं? वो भोलेपन से बोला। यह गलत है। बेरुखी आप करते हो, रूड आप होते हो, पल भर में अपना और दूसरे पल में बेगाना आप बनाते हो, और अगले ही पल इट हर्ट्स, वो नम आवाज़ में बोली। यहाँ कितनी तकलीफ़ होती है हर रोज़, क्या अंदाज़ा लगा पाओगी? वो अपने सीने पर अद्विका का हाथ रखकर बोला। रोज़ खाली घर में लौटना, रोज़ उस यादों के बनाए घरौंदे में अपनी बीती ज़िंदगी जीना, रोज़ उन लोगों की तस्वीरें देखना जो आपके पास हो सकते हैं मगर हैं नहीं, रोज़ उस धोखेबाज का नया धोखा फेस करना, रोज़ ये जानना कि कितना बेवकूफ़ बनाया है उसने, और रोज़ आखिरी में वो उसकी कमी का जिक्र कर ही देने वाला था कि चुप हो गया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। चुपचाप गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अद्विका के आने का इंतज़ार करने लगा। अद्विका भी चुपचाप आकर बैठ गई। नज़रों में गिरना या चढ़ना, यह सब बातें आपके ओहदे कभी तय नहीं करते सर। अद्वैत ने बेयकीनी से उसे देखा। जो कुछ देर पहले उसके मन में था वो उसकी जुबान पर था। वाकई कितनी करीब हो गई थी वो उसके। आपकी आंखें बोलती हैं। उसके अनकहे सवाल पर वो कहने लगी। इंसान चला जाता है, यह उसकी इज्जत में इजाफा करने या घटाने का काम नहीं करते। यह बताते हैं कि कितने अकेले थे आप उस वक्त और गलत शख्स के हाथों चले गए। और यकीन मानिए, आप मेरी नज़र में कभी नहीं गिरे, ना ही आगे कभी गिरेंगे। अद्वैत पनीली आंखें लिए उसे देखता रहा। कितनी जज्बाती लड़की मिली है उसे। दिल की ख्वाहिशें कह रही थी कि यही तो चाहिए थी उसे। कितनी प्यारी, कितनी मासूम, कितनी सच्ची, कितनी साफ दिली। इस बार अद्विका ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसे अपलक देखा, जैसे उसके हसीन चेहरे को अपनी आंखों में उतार रही हो। फिर हिम्मत करते हुए अपने कांपते होंठ उसके माथे पर रख दिए, तब तक जब तक वो दोनों इस एहसास को भीतर तक महसूस न कर ले। कुछ ही पल में वो उसका चेहरा छोड़ती उससे पहले ही अद्वैत ने उसके हाथ थाम लिए। वो आगे बढ़ता उससे पहले वो आंखें मूंद कर बोली, सर प्लीज़। वो घबरा रही थी क्योंकि अब की बार पहल उसकी थी। फिर अद्वैत को रोकना मुश्किल था। अद्वैत झुककर उसके चेहरे को निहारता हुआ बोला, घबराती हुई तो तुम और भी ज़्यादा। उसने आंखों से पूछा, हसीन लगती हो। जानती हो, मुझे पहले इस शब्द के मायने ही नहीं पता थे, पर अब तुम्हें देखता हूँ तो यह शब्द खुद ब खुद जुबान पर आने को तैयार रहता है, जैसे इस शब्द का तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कोई वजूद ही ना रहा होगा। वो उसके खूबसूरत चेहरे को नज़रों में उतारता हुआ बोला। अद्वैत ने इस बार अद्विका का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और बोला, अद्विका, मेरी तरफ देखो। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगी क्या? किससे? पर मैं तो। वो अद्वैत के सवाल पर सकपका गई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, सो प्लीज़ मेरी बात मानना। वो बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें दोबारा कुछ। वो कहते हुए रुका। दोबारा? क्या मतलब? कुछ नहीं, घर चलो, उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। दोबारा मतलब? सर बताओ मुझे। उसने स्टीयरिंग पर रखा हाथ पकड़ लिया। कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी लगती हैं। वो उसके हाथों पर रखे हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो अद्विका ने हाथ हटा लिया, पर अद्वैत ने दोबारा उसका हाथ पकड़ा और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
वो उसे बातों में उलझाने में कामयाब रहा और उसे कुछ नहीं बताया। अद्वैत ने आते हुए गाड़ी बोर्डिंग स्कूल की तरफ ले ली थी। अपने जन्मदिन पर आयु से मिले बिना कैसे रह सकता था। अद्विका भी समझ रही थी। वो दोनों कुछ बात करते हुए वहाँ जा ही रहे थे कि दरवाज़ा खोलते ही सामने जो देखा देखते रह गए। नताशा आयु के साथ बैठी केक कट करवा ही रही थी और आयु मासूमियत से उन्हें देखता रह गया। पापा उन्हें देखकर चहक उठा था। नताशा को जैसे सब पहले से पता था, पर वो नासमझी का नाटक करने लगी। अद्वैत तुम। और अगले ही पल अद्विका के हाथों पर नज़र थम गई। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे। वो अंदर तक सुलग कर रह गई। फिर जाने आयु के कानों में क्या कहा कि आयु अद्वैत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ आने की जिद करने लगा। पापा इट्स योर बर्थडे केक। अद्वैत उसके साथ खींचा चला आया और ना चाहते हुए भी अद्विका के हाथ से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। बस यहीं तो वो अकेली पड़ जाती थी। यही डर उसे था कि उसे यह ना देखना पड़े, मगर सच्चाई के सामने कभी तो आंख मिलाकर किसी दिन तो खड़ा होना ही था। उसे नहीं पता था कि इतने खूबसूरत दिन में ये पल आएगा जिसका हिस्सा बनना उसका दिल कभी नहीं चाहेगा। वो बस नम आँखों से मुस्कुराकर रह गई। अद्वैत ने आगे बढ़कर देखा। केक पर उसी की तस्वीर छपी थी और यह समझने में देर नहीं लगी कि कितनी चालें चलने के बाद यहाँ आई है ये। उसने जलती निगाहों से उसे घूरा। अद्विका को वहाँ खड़ा रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो जाने के लिए मुड़ती, उससे पहले ही आयु उसके पास आया और बोला, आंटी। यस बच्चा। वो उम्मीद से मुड़ी और उम्मीद के उलट आयु ने उसके हाथों में फ़ोन थमा दिया कि उसकी तस्वीर लेनी थी। अद्वैत चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। या श्योर। उसने दर्द छिपाकर फ़ोन पकड़ा और तीनों को साथ बैठे देखती रही, जिसमें अद्वैत की आंखें उसी पर थीं। उसने नताशा को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अद्वैत और आयु की तस्वीर खींची और फ़ोन बिस्तर पर रखती चल दी। उसी रफ्तार से अद्वैत पीछे आया और उसे रोक लिया। नो सर, अब नहीं। वो बिना उसे देखे बोली। अद्विका यह सब उसकी चाल है। ट्रस्ट मी। मैं उसे अपने आसपास तो क्या कोसों दूर भी नहीं चाहता। वो खुद को एक्सप्लेन कर रहा था। नहीं सर, आपको मैं जानती हूँ, बट अभी बात आयु की है। आप अपना बचा हुआ बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कीजिए और मुझे जाने दीजिए। उसने बिना उसे देखे ही कहा। अद्विका डोंट। उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, जैसे कह रहा हो कि उसे उसकी ऐसी बातें नहीं सुननी, और उसे वापस कमरे में ले गया। तब तक नताशा उसे केक खिला रही थी। आयु कम। आयु झट से उसके पास आ गया। चलो। वो उसके नन्हे गाल सहलाते हुए बोला। कहाँ? उसने खुश होकर पूछा। अपने घर। उसने गाल सहलाते हुए जवाब दिया। हे। आयु उछलता हुआ उसकी गोद में चढ़ गया। वहीं अद्विका उसे देखती रह गई। एक दफ़ा फिर उसने उसे चुना था। मैं प्रिंसिपल ऑफिस होकर आता हूँ, उसने अद्विका को कहा और आयु को गोद में उठाए ही चल दिया। वो वहीं ठहर गई। नताशा उसी को देख रही थी और वो उसे मस्टर्ड जैकेट और नेवी ब्लू डेनिम पहने वो कुछ अदा से उठकर उसके पास आई थी। उसके कलर्ड कर्ली बाल उसे जरा भी रास नहीं आ रहे थे और इन सबसे परे उसकी सातिर मुस्कान उसे दूर से ही बुरी वाइब दे रही थी। अद्विका जिसे तमन्ना थी कि नताशा को एक बार देखे कि कौन है जो अद्वैत को भाई हो गई, वहीं नताशा को बेचैनी थी कि वो अद्विका को देखे कि कौन है जो इतनी नफरत के बीच अद्वैत के दिल में मोहब्बत का फूल खिला पाई थी। वैसे उसने उसकी तस्वीरें देखी थी, पर वो हकीकत में तो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी और यह बात वो चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। तभी उसे देखती रही। उसके चेहरे पर अलग ही ठहराव था। सफ़ेद शफाफ चेहरा, गहरी आंखें, खूबसूरती से तराशे गए नैन नक्श और फिरोजी रंग के सूट में वो ना चाहकर भी ध्यान ठहरा देने वाली शख्सियत थी। तो तुम हो अद्विका? वो उसे सिर से पांव तक देखकर बोली। जी। और आपका मुझे यूं ताकना ये बता रहा है कि मैं आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, है ना नताशा मैम? वो इस्माइल से बोली। अच्छा, तो अद्वैत ने कौन से ऐसो आराम से नवाजा है तुम्हें? यू नो व्हाट आई मीन। वो बदतमीजी से हंसती हुई आंख मारकर बोली। तो अद्विका दांत पीसते हुए रह गई। उसे पता था कि उसके मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं था। बस ज़्यादा कुछ नहीं, फ़िलहाल जानने पहचानने का दौर चल रहा है और उनके साथ रहकर ये जान गई कि अद्वैत को धोखेबाज इंसान पसंद नहीं है।
वो उनके आसपास भी नहीं फटकने चाहिए। यू नो वाट आई मीन, वो उसी के लहजे में बोली तो वो मुंह बिचकाकर रह गई। उसे नहीं पता था कि उसके पास हुस्न के अलावा जुबान भी है। तुम्हें कभी फुर्सत से बताना पड़ेगा कि नताशा चीज़ क्या है, वो दांत पीसते हुए बोली। आई एम सॉरी बट मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं है, वो जानने के लिए मुड़ी। तुम्हें लगता है अद्वैत दुनिया का सबसे अच्छा और सच्चा इंसान है, बट सिली यू, एक नंबर का चालाक और घमंडी है वो, जिसे अपने बच्चे की, बीवी की, बाप की परवाह नहीं, झूठी शान और शौकत में डूबा रहता है, औरतों से बात करने का लिहाज नहीं, पैसों का नशा करता है, बला बला बला। था या कुछ नया भी ऐड करना था? अदुका उसकी बात काटकर बीच में उसी के मन की बातें ही रटी रटाई आवाज़ में बोलती गई तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह लड़की सचमुच उसकी उम्मीदों से उलट निकली थी। वाकई अद्वैत ने उसे अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह जगह दे दी थी, वरना यूँ तोते की तरह जवान न चलाती। यू, आप सुने, आपके बारे में सारी इन्फो है मेरे पास। सारी मतलब जानती हैं ना? अच्छा यही होगा कि आप हमसे दूर रहें, वो उंगली पॉइंट करते हुए बोली। और हाँ, हमें अकेला छोड़ दें। वो बाल झटकते हुए उसके आगे की बकवास बिना सुने ही आ गई थी। वहीं नताशा के तन बदन में आग लग गई। होती कौन है यह दो कौड़ी की लड़की? मुझे सुनाकर गई नताशा को, अपने आप को अद्वैत आयु के साथ जोड़कर हमें बोलने का हक लेकर बैठी है। इसकी इतनी हिम्मत कैसे? अब इसे इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। वो टेबल पर रखे केक पर बनी अद्वैत की तस्वीर को चाकू से बर्बाद करती हुई बेहद गुस्से से निकल गई। बाहर गाड़ी में फ्रंट सीट पर आयु ने अदुका की जगह ले ली थी। तब उसका मन छोटा होते देख अद्वैत ने उसे चाबी पकड़ा दी और बोला, तुम ड्राइव करो, मैं पीछे बैठूंगा और अब तुम दोनों मेरी नज़र में रहोगे। अदुका हर लम्हे में उस पर फिदा होने लगी थी। वो समझ रही थी कि वो उसे कंफर्टेबल कराने की कोशिश में था। उसने चाबी ले ली और ड्राइविंग सीट पर आ गई। जाने कितने वक्त बाद वो ड्राइविंग कर रही थी। हालांकि कॉलेज टाइम में मस्ती मस्ती में उसने ड्राइविंग क्लास ली थी, जो पता नहीं था इस तरह काम आएगी। रास्ते भर में आयु जाने कितनी ही अपनी बातें उसे बता रहा था। अद्वैत भी बड़े मन से उसे सुन रहा था। वो ना के बराबर नताशा से जुड़ी बात कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके जिक्र में भी आए। हाँ, इसके बदले वो हर बात में अद्विका को ज़रूर शामिल कर रहा था, जिसमें नन्हे आयु की कमी दिलचस्पी थी। मगर वो कुछ नॉर्मल बच्चों की तरह रहने लगा था और बात में हाँ ना का जवाब देने लगा। बात करते हुए जब उसका ध्यान फ्रंट मिरर पर गया तो पाया अद्वैत उसी को देख रहा था। आयु को तो सिर्फ सुन रहा था। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर वो जरा भी सकुचाया नहीं, बल्कि बड़ी बेबाकी से उसे निहारता गया। और तो और अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए पूरी तरह उसे फ्लर्ट कर रहा था। यह लम्हा अद्विका के दिल में भीतर तक गुदगुदाहट कर गया। कुछ वक्त बाद वे घर लौट आए थे, जहां महेश काका ने छोटा सा कैंडल नाइट डिनर पल भर में तैयार कर दिया। कुछ ही पल में उनकी हैप्पी फैमिली साथ लग रही थी, जिसमें अद्विका भले ही आधे मन से साथ थी, पर आयु और अद्वैत बहुत खुश थे। कुछ पूछना है? वो आयु को उसके कमरे में सुलाकर आने के बाद बोला। नहीं, वो अपनी ही सोच में खोई थी। कम ऑन, बस एक बात है जो जाननी थी। हाँ बोलो। मुझे आयु समझ नहीं आता, मतलब वो नताशा के साथ भी खुश था और आप उसे ले आए तो भी यहाँ आने को भी राजी हो गया। अद्विका आयु बच्चा है, वो यहाँ से ज़्यादा आश्रम में पला बड़ा है, जहाँ सब बच्चों को सभी के साथ ढलने की आदत हो जाती है। वहाँ भी नताशा उससे मिलने जाती रही होगी। हाँ, उसका बॉन्ड खास नहीं रहा होगा, और उसके बाद जब से वो यहाँ आया था वो मुझसे, पापा से, यहाँ तक कि काका से भी अटैच हो गया। बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, फिर वो चाहे जिससे मिले। भगवान का शुक्र है कि मैं अब आयु को अपने साथ रखने की बात करूं तो वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपको यकीन है? बिल्कुल, मैं उसी कोशिश में लगा हूँ। ऑनर से और प्रिंसिपल से बात की हुई भी है। बस जल्दी सब ठीक हो जाए, उसके बाद इस पार्टी में भी उसे अपना बेटा होने का सच सबके सामने ला दूंगा। बहुत अच्छा मौका सोचा है आपने, और यह होगा भी। वो उठते हुए बोली। अब मुझे घर जाना चाहिए। वेट वेट वेट, वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब क्या हुआ? 12 बजने में आधा घंटा बाकी है, वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला। अच्छा तो क्या किया जाए? कॉफ़ी डेट? अभी? हाँ, और बनाएगा कौन?
बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है मैडम, वो उसके सामने सिर झुकाकर बोला। आप बनाएंगे? जी बिल्कुल, मेरे हाथों की बनी कॉफ़ी पीकर मेरी फ़ैन हो जाओगी। खैर वो तो अभी हो, वो आंख मारते हुए बोला तो वो बेयकीनी से देखती रह गई कि उसके ओपन फ्लड करने का गेट्स का कोई जवाब नहीं था। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस? नहीं, इसे खुद पर भरोसा कहते हैं। बाय द वे, मुझे तो यकीन है कि तुम मुझ पर फिदा हो। तुम्हें कोई शक है तो अपने आप से पूछ लेना। अदुका सोचती रह गई कि उसकी इस बात का क्या जवाब दे। वो सुर्ख चेहरा लिए उसके पीछे पीछे चल दी। बातें करते हुए वो दोनों किचन में आ गए, जहाँ डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर वो उसे बैठने को कहने लगा। अच्छा इतनी खिदमत, इसे बेसिक मैनर्स कहते हैं। ओह, आप और आपकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। अरे इतना कुछ तो मेरे बारे में जान गई। अच्छा चलो, अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में कुछ खास नहीं है। बहुत छोटी सी थी तभी मम्मा छोड़कर चली गई। पापा को जब भी देखा नशे में देखा। उन्हें संतान से प्यारी शराब थी, इसलिए उसी नशे का शिकार होते हुए वो भी चले गए। उनके जाने के बाद चाचा चाची का भी साया कब तक रहता, आप जानते हो। अनाथ इंसान का बोझ बहुत ज़्यादा होता है, हर कोई नहीं उठा सकता। वो भी सिर्फ ढो रहे थे मुझे, बोझ नहीं बनना था, तो मैंने वहाँ से निकलना चुना। अब बाकी जो हूँ आपके सामने हूँ। वो मुस्कुराहट के साथ अपनी दुखी दास्तान चंद लाइनों में कह गई थी और वो अपलक उसे देखता रह गया। बस इतनी छोटी कहानी? वो हैरत में था। लफ्ज़ों में बताई है तब छोटी लगी है आपको, मुझे तो जीने में सदियों सी लगी थी। पर फिर वहाँ से निकल आई तो सुहाना सजना जैसी सहेलियाँ कम, बहनें ज़्यादा मिलीं। उन्होंने ज़िंदगी की कुछ आसानियों से रूबरू करवाया। किसी ने सच ही कहा है कि कुछ यार होते हैं ना, वो दोस्त नहीं, आपका परिवार होते हैं। हाँ, मैं भी कह सकता हूँ कि रितेश नाम का बंदा भी मेरा दोस्त कम परिवार ज़्यादा है। वो उसके बाद से पूरी तरह इत्तेफाक रखता था और उसे जैसे कुछ और जानना था। और क्या, अब उसे उसका सवाल समझ आने लगा कि वो उसके बारे में और क्या जानना चाहता है। सर, सोहम नाम का पन्ना मेरी लाइफ में कभी जुड़ा ही नहीं था। वो मेरा दोस्त है जैसे समीर था। हम सब कॉलेज में साथ थे। हाँ, ये बात और थी कि वो मुझे चाहता था, पर चाहता है भी। क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? तुम्हारी चाहत कौन है? वो अपने नाम की उम्मीद देकर पूछने लगा। मैं खुद। वो नज़रें चढ़ाते हुए उसे गलत साबित कर गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वो सर्द आवाज़ में बोला। मुझे अपनी लाइफ ऐसी जीनी है कि किसी के काम आ सकूं, वरना क्या ही फ़ायदा। कहाँ से आती हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे दिमाग में? सर, सोहम, उसे स्किप करते हैं ना। ये लो। वो काफ़ी का मग सामने करते हुए बोला। नहीं, क्लियर करते हैं। वो लॉयर है सर। उसकी बात सुनते ही वो चुप हो गया। अब उसे कुछ कुछ समझ आया। तुम्हें किसने बताया? रितेश। क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी ज़रूरी है ना। बस वो मैटर करता है। अदका, मैं नहीं चाहता कि आपकी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर हो। पता है तो क्यों पूछ रही हो? मुझ पर यकीन है ना? पर हाँ या ना? वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगी। ना का जवाब मिले ऐसा सवाल है क्या? नहीं, ऑप्शन में भी नहीं। तो फिर आयु आपका है, वो आपके पास आकर रहेगा। इससे बड़ी खुशी क्या चाहिए? और वो कैसे होगा? आप अपनी परेशानियों को इतनी बड़ी बनाए बैठे हो, इन्हें ख़त्म करो। बात करने से भी सॉल्यूशन निकलेगा, छिपाने से, गुस्से से, घुटन से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के किसी पार्ट पर चोट लग जाए तो उसे ढककर बंद करके बिना इलाज रखोगे तो नासूर बनेगा वो, और एक दिन उसे काट कर फेंकना पड़ेगा। इससे अच्छा उसका वक्त रहते इलाज कराओ। बस यही बात यहाँ है। आपके गम आपने नासूर बना लिए, जबकि ज़रूरत है इन्हें मल्हम की। वो बिना रुके बोली जा रही थी। अद्वैत बिना थके उसे देखे जा रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो इतनी संजीदा बातें भी करती थी। उसे जैसे बातों से ही मल्हम का एहसास होने लगा था। सर, मैं सोहम से बात करूँगी। अच्छा लॉयर है वो, चाहे तो आप भी इंफो निकलवा लेना उसकी। नताशा की पूरी डिटेल्स निकलवाना ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे इसकी इजाज़त दे दीजिए। वो उसके हाथों पर हाथ रखकर बोली। वो चाहती तो छिपकर भी सब कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसकी रजामंदी से सब करना चाहती थी। ये बात अद्वैत को बहुत पसंद आई थी, मगर अगले ही पल
उसकी सेफ्टी का ख्याल आते ही वो सोचकर बोला, अद्विका वो बहुत खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि वो मैं आपको इस तरह नहीं देखना चाहती। इन दिनों आपने खुद को देखा कभी? नहीं, आप यही हो, बस वो ही आपको रहना है। आयु आपके पास आएगा ही। और बचा सवाल अंकल का, तो हम अंकल को मिलकर ढूंढेंगे, वो ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए मुझे नताशा से मिलना होगा। आप किसी पर अपने जितना भरोसा नहीं कर पाए, तभी खाली हाथ बैठे हो। यकीन मानिए आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। फिर यहाँ तो सवाल आपकी अपनी छोटी सी दुनिया सहेजने का है। वो उसे बस देखता रह गया। कितनी चाहत थी उसमें, उसके लफ्ज़ लफ्ज़ में वो था। अब कहाँ किसी इजहार इकरार की ज़रूरत पड़ गई है। वो तो यह भी नहीं जानती कि कितनी खतरनाक औरत के सामने खड़े होने की बात कर रही है, जिसने दो दो बार उस पर जानलेवा हमले करवाए हैं। फिर भी वो उसी के लिए खड़ी रहना चाहती है। और यह सोहम नाम का किस्सा, कितना पागल, कितना बेवकूफ़ था वो, कितना गलत समझा उसे, जबकि वो सिर्फ उसी का ख्याल करती है। उसके ख्यालों तक में कोई नहीं है तो ज़िंदगी में कहाँ से होगा। उसे उस पर शिद्दत से प्यार आया था, जैसे उसे कस के अपनी बाहों में भर ले और जी भरकर उसे प्यार जताए। उसे बताए कि उसकी दुनिया का वो भी हिस्सा है, एक बहुत ही अहम हिस्सा। उसने अद्विका को कंधों से पकड़कर अपने करीब किया और उसका माथा चूम लिया। हालांकि हसरतें तो कुछ और ही थीं, मगर वो उसे सिर्फ छूना नहीं, महसूस करना चाहता था। इसलिए यही सही समझा। अद्विका ने उसकी पीठ पर हाथ रख दिए। हैप्पी बर्थडे अगेन। उसके कहने के साथ ही घड़ी पर नज़र पड़ी, जहाँ 12 बज चुके थे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेरा दिन बनाने के लिए। शाम हंसी और रात तो वो मदोस होता जा रहा था। बस बस, अब मुझे चलना चाहिए। उसके इशारे वो समझ पा रही थी। तभी अगले ही पल बोली, इतनी देर रात? हाँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं। क्यों, मैं खा नहीं जाऊँगा तुम्हें? नहीं, वो बात नहीं, आप मुझे हॉस्टल छोड़ आएँ। अच्छा, वो वार्डन ज़रूर खा जाएगी। हाँ, अब वो सोचने लगी। चलो, उसने उसका हाथ पकड़ा। कहाँ? वो सर्वेंट क्वार्टर के उसी कमरे की तरफ रुका जहाँ अद्विका पहले रुकी थी। वो उसे पीछे चलती देखती रही। कितनी बार दिल जीतेगा ये। उसे लगा था कि वो उसे अपने साथ अपने रूम में रुकने को बोलेगा, पर उसमें उसके हैशटैग बेसिक मैनर्स कूट कूट कर भरे थे। सही मायने में जेंटलमैन था वो। आई होप यहाँ दिक्कत नहीं होगी, वो दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। हाँ बिल्कुल नहीं, गुड नाइट। वो उसे कमरे तक छोड़ता चला गया और जाते हुए देखता रहा। वो भी दरवाज़ा बंद करने से पहले उसे देखती रही। जहाँ रोक लेने की हसरत तो थी, मगर हक नहीं। बेबस होकर दरवाज़ा बंद किया और रूम में बैठी सोचने लगी। बीते दिनों में कहाँ तो वो उसके घर में उसके बारे में जानने के लिए आई थी, और कहाँ आज वो खुद उसे यहाँ छोड़ गया है। वक्त क्या क्या करवट लेता है, हम यह कई बार सोचते रह जाते हैं। वो पुरानी बातों को, यादों को याद करती हुई सो गई। वहीं अद्वैत आई को सीने से लगाकर नताशा की हरकतों को ना चाहते हुए भी सोचने लगा। क्या चल रहा है उस औरत के दिमाग में? मेरे बर्थडे पर आयु से बिना मीटिंग मिलना, मेरी पिक का केक, कुछ तो दिमाग में खुराफात चल रही है उसके। खैर, वो इस खुशनुमा दिन को उसकी नई चाल के बारे में सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बस इस पल को जीना चाहता था, क्योंकि अब बात बहुत हद तक उसके हक में आ चुकी थी। जहाँ पहले वो आयु को घर लाने के लिए बहुत सोचता था, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि मामला बहुत ठंडा पड़ गया था, जो उसके लिए प्लस पॉइंट था। अब वो बस आयु को हमेशा के लिए अपने पास ले आएगा। उसे कसकर गले लगाने के बाद वो नींद के आगोश में चला गया। इस सुकून की नींद के लिए हमेशा अदुका का शुक्रगुजार रहेगा वो। अगली सुबह जब आयु को अपने करीब पाया तो महसूस हुआ कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। एक खूबसूरत सपना जिसका पूरा होने का इंतजार उसे कब से था। वो मासूम सा उसके इर्द गिर्द बाहें लपेटकर बेफिक्री से सो रहा था। ऐसी सुकून की सुबह और इस्माइल हमेशा आपके लिए होगी। पापा लव्स यू, कहकर उसने उसके नन्हे गाल चूम लिए। कितना खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था वो, जैसे कितना बड़ा बोझ उतरा हो, जैसे कितने वक्त बाद सुकून की नींद सोया हो। सब अद्विका के बदौलत ही था। सच ही है, इंसान अकेला होता है तब उसे सब तरफ अकेलापन और अंधेरा ही नजर आ रहा होता है। पर जैसे ही कोई रोशनी की किरण दिखे, उसकी सोच का रुख वहाँ मुड़ने लगता है। अद्विका वही उम्मीद की रोशनी बनकर आई थी, जो उसे सकारात्मक सोच रखने को कहती।
सब ठीक हो जाएगा, वो खुशी से बोला, क्योंकि उसकी सोच में वो शुमार थी। वो तैयार होकर अदुका को मिलने निकला, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो हल्का सा खींचकर बोला, जिद्दी लड़की सुबह होते ही निकल गई। उसने अदुका को ऑफिस में मिलने का मैसेज डाला और आयु को जगाने निकल गया। वो आज का दिन आयु के साथ बिताना चाहता था। रितेश के साथ पुणे निकल गई थी। वो जल्द से जल्द सब ठीक करना चाहती थी। उसे अब लगने लगा था कि अद्वैत का फ़ायदा उठाकर नताशा अपने काम कर रही है, क्योंकि उसने उसे कमज़ोर समझ लिया है। उसी तरह अंकल को भी उसकी पहुंच से ज़्यादा दूर नहीं छिपाया होगा। वो बस उसकी सोच से दूर है, और अगर इस सोच को कोई दूसरी सोच से सोचे तो वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तभी सोहम को इन्वॉल्व कर लिया था। वो उन दोनों के साथ ही निकली थी, जहाँ रितेश ने उसे अब तक की सारी बातें बताई थी। क्लाइंट का नाम जान सकता हूँ? सब सुनने के बाद सोहम ने पूछा। रितेश अद्विका एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, फिर उसे देखने लगे, फिर साथ में ही बोले, अद्वैत अस्थाना। ओह ओके, वो नॉर्मल ही बोला तो दोनों सोच में पड़ गए। तुम नहीं जानते? नहीं, मैं यहाँ रहता ही कितना हूँ। मैं यूके से अभी आया हूँ। हाँ, पहले रहता था, पर इतना ज़्यादा नहीं जानता शहर के बारे में, और बिजनेस बर्ड के बारे में तो ना के बराबर ही। गूगल कर लो। अद्वैत अस्थाना लिखने के साथ ही अद्वैत की तस्वीरें, बिजनेस बर्ड में उसकी पहुंच, जगह, उसके रिकॉर्ड, उसकी प्रॉपर्टीज, कितनी कंपनी की ब्रांच का ऑनर है, न्यू प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। लास्ट में ताज़ा खबरों में देर रात की ही वीडियो थी। अद्वैत अस्थाना बने आशिक, बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइंस थी। फिर उनकी डांस करते हुए की तस्वीरें। सोम को समझते देर नहीं लगी कि अद्विका का खास यही था। वही जगह, वही रिसॉर्ट, वही ड्रेस। हाँ, रितेश के लिए नया था। वो फ़ोन अपने पास लेकर देखने लगा। वाह, सर सिंगर और डांसर भी हैं, छुपे रुस्तम, वो मज़े लेकर बोला। सर, अद्विका ने इशारा किया। ओह सॉरी, उसने फ़ोन वापस थमा दिया। अद्विका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? उसे जवाब चाहिए था। सोहम, हम अच्छे दोस्त हैं। अद्वैत सर बहुत कसमकस में है। ऐसे में उनकी ज़िंदगी में मैं कुछ भी अच्छा कर पाई तो अपने आप को बहुत लकी मानूंगी। इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कह पाऊंगी। इस मुद्दे पर अद्विका रटा रटाया जवाब देती थी। अपना हाल दिल कभी सर को ही नहीं कहा, इसे कहाँ से बताएगी? रितेश मुंह बनाते हुए बोला। ओके, लेट्स सी, मैं क्या कर सकता हूँ? सोहम प्लीज कुछ भी करो। आयु उनके साथ होना चाहिए, और अंकल, आई मीन उनके फादर आशीष अस्थाना उनके पास होने चाहिए। वो जज्बाती हो गई थी। मिस्टर अस्थाना कहाँ मिसिंग है? सोहम ने जब पूछा, तब अब उन्हें पूरी बात बतानी पड़ी थी। कुछ देर में रितेश के पास अद्वैत का कॉल आ रहा था, जिसे पिक करने के लिए उसे गाड़ी से बाहर जाना पड़ा। तब तक अद्विका सोहम को कहने लगी, सोहम, इंसान जब किसी पर भरोसा नहीं कर पाता तब वो अकेला रह जाता है। उसे सब दुश्मन लगने लगते हैं। तुम अपने हिसाब से सब काम करो। पुलिस की हेल्प, सर के पहले रह चुके लॉयर्स की हेल्प, मेरी या रितेश सर की हेल्प। बस एक वादा करो। कैसा वादा? उसने पूछा। उनका मुझ पर भरोसा है, तब मैं यहाँ हूँ, और मेरा तुम पर, तभी तुम यहाँ हो। उनके भरोसे को कायम रखना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे मेरे यकीन की जिम्मेदारी तुम्हारी। ये सारी बातें गाड़ी से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर तुमने मुझे कुछ माना हो तो मेरी हेल्प करो, और बिल्कुल मेरी ही तरह। बहुत जिंदगियों का सवाल है। अद्विका सदे हुए लहजे से बात की गंभीरता बता रही थी। सोहम उसे देखता रहा। वो हमेशा से उसके लिए कुछ फील करता था। कॉलेज के वक्त से उसकी उसके दिल में कुछ खास जगह थी। वो दिन तो उसे अब भी याद है, जब वो उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। पर तब तक अद्विका कॉलेज से जा चुकी थी। उसने उसका पता लगाने की कोशिश की भी थी, पर जाने कहाँ थी वो। फिर उसे भी उसी हफ्ते यूके के लिए निकलना पड़ा था। फिर इतने वक्त बाद अचानक से अद्विका का मैसेज मिलते ही वो प्रोफाइल को अच्छी तरह जांचने लगा कि ये वही है क्या, और उसे यकीन नहीं आया कि वो दोबारा उसके कांटेक्ट में आ पाई थी। वो तभी सोचने लगा था कि तब नहीं तो अब सही, बस अब उसे दिल का हाल बताएगा। पर कल ही उसे पता चला कि अद्विका की ज़िंदगी में कोई और है। उसी के लिए उसने उसे यहाँ बुलाया है। वो ये तो समझ गया था कि उसकी फीलिंग्स से वो भी अनजान नहीं थी, तभी उसी को याद किया था। लेकिन दिल में कुछ टूटता सा महसूस हुआ। अद्विका उसकी पहली चाहत थी। अब वो दोबारा मिली है,
तो भी देखो अपनी चाहत को बचाने के वास्ते। तभी दिल ने कहा, वैसे तो ये तेरा काम है, मगर ये जिसके लिए करेगा वो तुझे जिंदगी भर याद रखेगी। बदले में भले ही चाहत ना मिले, मगर राहत मिलना भी घाटे का सौदा नहीं है। तू उसके दिल के छोटे से कोने का भी हिस्सेदार बनकर रह सकता है, वो भी हमेशा के लिए। तुझे ये करना चाहिए। किसी ने भरोसा किया है वो निभाना चाहिए, बाकी सब बाद में आएगा, ना मत कर। दिमाग ने झुंझलाकर कहा। उसने सारी आवाज़ों को किनारे रखकर उसे देखा तो देखता रह गया। कितनी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। उसने फ़ोन निकालकर वही पार्टी वाली तस्वीर देखी। झुकी नज़रों में हाथों में हाथ थामे दोनों एक दूसरे के लिए बने दिख रहे थे। फिर अद्वैत के लिए सोचा तो पाया इसे भी खुशियाँ मिलनी चाहिए। मुझे तो खैर भगवान के दिखाए शायद और रास्ते मिलेंगे और रिश्तों में चाहत मिल जाएगी, मगर सुना है टूटे लोग दोबारा मोहब्बत या एतबार नहीं करते, और अगर कर भी लें तो वो आखिरी होते हैं। फिर ख्याल आया आयु का, तो मन दूसरी तरफ सोचने लगा। उसके भी तो नेफू था। उसकी दीदी की दुनिया से चले जाने के बाद जीजू ने अकेले उसे संभाला था। बच्चे के जीवन में माँ की जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है। आयु तो उनमें से भी नहीं, क्योंकि उसे तो किसी एक का भी प्यार अच्छी तरह नहीं मिल रहा था। शायद अद्विका उनकी ज़िंदगी में जाए तो दोनों का दुलार मिले तो कुछ हो, कुछ क्या, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाकई कई जिंदगियों के सवाल थे। वो अपने आप को जिम्मेदार महसूस करता और उसने अद्वैत की मदद को चुना था। उसने अद्विका के बढ़ाए हाथ पर हाथ रखकर कहा, ओके, देखते हैं कहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है। वो उसी वक्त रितेश से नंबर लेकर मिस्टर अग्रवाल से बात करने लगा। रितेश अद्विका की तरफ सवालिया निगाहों से देखता। उसने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद की चुप्पी के बाद अद्विका बोली, रितेश सर, कल पार्टी में नताशा को बुलाना मत भूलना। क्या बात है, आप लोग तो बातें भी कॉपी पेस्ट बोलते हो। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। कौन लोग? उसने पूछा। कम ऑन, उसने इशारे से ही जवाब दे दिया। अरे सर, ऐसा नहीं है तो। खैर आप ये बताएं कि अद्वैत सर आयु को अपने पास रखना चाहते हैं। इतना मुश्किल है क्या? नहीं और हाँ भी, क्योंकि वो छोटा है। कोर्ट में जाए तो भी कानून माँ को ही हक देगी। उसने ड्राइव करते हुए जवाब दिया। और माँ इस काबिल ना हो तो? इस पर वो सोचने को मजबूर हो गया। मेरे पास एक आइडिया है, वो उससे शेयर करने लगी। तब तक नताशा का घर आ चुका था, जहाँ घुसना ही मुश्किल था क्योंकि दरवाजे पर गार्ड था। तभी अद्विका फ़ोन पर बात करती हुई बिना झिझके उसकी तरफ गई और तेज आवाज़ में बोलने लगी। हाँ हाँ नताशा, हाँ पहुँच गई। क्या यहाँ नहीं हो? पर क्यों? मुझे बता देती, मुझे साथ में जाना था। अच्छा वेट करूं? यहाँ कहाँ? अच्छा घर के अंदर जाकर। वो सारी बातें उस गार्ड को सुनाकर बोली। गार्ड ने सुन लिया था पर उसने उसे जाने से रोका और कहने लगा, अच्छा इतने सयाने लोग भी आते हैं जो ऐसे बहाने से अमीरों के घर में घुसना चाहते हैं। नहीं, मैं सच में उसकी फ्रेंड हूँ। लीजिए बात कीजिए अपनी नताशा मैडम से। वो खुद डर रही थी पर सोचकर फ़ोन आगे बढ़ा दिया, जहाँ दूसरी तरफ सुहाना थी। डर था पकड़े जाने का, पर रिस्क लेने के सिवा कोई चारा नहीं था। यस, जाने दो, सुहाना लाख कोशिश के बाद सख्त आवाज़ में बोली। तो गार्ड भी सोच में पड़ गया कि आवाज़ भई है या कोई और, क्योंकि वो लगभग चिल्लाकर ही जवाब देती थी। तब तक अद्विका दरवाज़ा खुलवाने के लिए आगे आई। भैया, नौकरी प्यारी नहीं है तो दोबारा फ़ोन लगाऊं? अरे नहीं, मैं खोलता हूँ। वो जल्दीबाजी में गेट खोला और बोला, आपका नाम? अदिति। पल भर में नाम बदलने में वो कामयाब रही थी। आपको पहले नहीं देखा मैडम के साथ। मैं अभी आई हूँ शिमला से। हे भगवान, कितने झूठ भी बोल सकती हूँ मैं। मुझे मालूम ही नहीं था। सवाल जवाब के बाद आखिर वो माना। तब उसने चैन की सांस ली। आते ही सामने से टकरा गई। फिर संभलती हुई वो फटाफट काम पर लगने ही वाली थी कि सोहम की आवाज़ कानों में पड़ी, जो ब्लूटूथ के जरिए उससे टच में था। अद्विका देखो, घर में सीसीटीवी है। वो वहीं रुक गई। ओह नो, है? अब अब कुछ नहीं, तुम पकड़ी जाओगी। वो फिक्रमंद था। कोई बात नहीं, पकड़ी गई भी तो पर यहाँ आने के बाद खाली हाथ नहीं जा सकती। वो बेफिक्र थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड अद्विका, सोहम ने खूब समझाना चाहा। तुम सॉल्यूशन बताओ, हम उसके ऑफिस चलेंगे। तब तक रितेश उससे फ़ोन लेकर बोला, वो कैसे? वो मुझ पर छोड़ो। तो क्या यहाँ आना बेस्ट?
क्या पता यहाँ कुछ मिलता। और ये आइडिया आपको गाड़ी में क्यों नहीं आया? बातों में माइंड से निकल गया। अब छोड़ो और निकलो, उसका पता नहीं कब टपक पड़े। और वो गार्ड, कोई भी बहाना बता देना। अधका जाने ही वाली होती है कि उसकी नज़र बुक सेल्फ के पीछे पड़ती है। उसे शक तो तभी हुआ जब वो एंटर होते ही उससे टकराई थी। पर अब लग रहा है कि इसके पीछे तो कुछ नहीं। वो उसके पास जाती है, बुक्स हटाने के बाद जैसे ही दीवार पर नॉक करती है, उसका शक यकीन में बदलता है। कुछ तो मिलेगा यहाँ। उसने उसे गौर से देखा। शुक्र है ये वो जगह थी जहाँ कैमरा पूरी तरह कवर नहीं हो पाएगा। अच्छी तरह देखने के बाद उसे की होल्डर जैसा लगा। उसने हेयर क्लिप से वो लॉक खोला और देखती रह गई। बड़ी मुश्किल से वो उसके अंदर चली गई। छोटा सा सीक्रेट एरिया था वो, जहाँ कुछ खास छिपाने लायक नहीं दिखा। मगर खुफिया क्यों? मतलब कुछ है। फिर नज़र पड़ी तो देखा एक पेंटिंग के पीछे उसने अद्वैत आयु की तस्वीर लगा रखी है, जहाँ बहुत कुछ लिखा था। धागों से जोड़कर बहुत सी कनेक्टेड बनाई गई थी। वो पढ़ने में वक्त जाया नहीं करना चाहती थी, तो पिक्स लेने लगी। फिर वहाँ से निकलने लगी, पर निकलना आसान कहाँ था। दरवाजे के बाहर से नताशा के आने की आवाज़ सुनाई पड़ते ही वो बालकनी की तरफ भागी और रितेश को फ़ोन किया। सर, शायद वो आ गई है। मैं पकड़ी जा सकती हूँ। इससे पहले अपना फ़ोन फेंक रही हूँ। कोई इन्फो मिले तो। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं करता हूँ उससे बात। रितेश की बात वो सुनी ही नहीं, उससे पहले ही फ़ोन फेंक दिया। उसके पास खड़े सोहम ने फ़ोन कैच करने की कोशिश की, पर हाथ ना आ सका और टूट कर बिखर गया। उधर रितेश के फ़ोन ने नताशा को अंदर आने से रोक लिया था। काम बोलो। उसका नंबर देखते ही वो तेवर में आकर बोली, मैं पुणे में ही हूँ, तुमसे बात करनी थी। क्या? जो तुमने कही थी। ठीक है, आधे घंटे में ऑफिस में मिलो। वो लॉक खोलने ही वाली थी। नहीं, अर्जेंट है। फिर मुझे सर के पास जाना है। तुम्हारे सर की तो मैं। ठीक है, मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। ज़्यादा साथे नहीं, आ रही हूँ, उसने कहा और फ़ोन काटा। अब रितेश ने राहत की सांस ली और अद्विका को फ़ोन करना चाहा, मगर वो सोहम के हाथ में था। ये? हाँ, उससे पहले उसका फ़ोन नीचे आ गया। सब्र नहीं है लड़की में। इसका बस नहीं चलता, वरना उसमें खुद में इन्फो होती तो वो खुद बालकनी से छलांग लगा देती। इस बात पर दोनों की हंसी छूट गई। हाँ, वैसे उसका भरोसा नहीं। कितना जानते हो उसे? रितेश ने पूछा। आपकी बातों से लग रहा है, आपसे तो कम। मैं तो उसे देखकर ही जान गया था कि अद्वैत सर के लिए ही आई है ये। कैसे? तुम यकीन नहीं करोगे, पर सर की लाइफ में बहुतों ने आने की कोशिश की, पर सर सख्त थे। ऑफिस में वो हफ्ते भर भी न टिकती। मगर ये, इसकी बात ही और थी। पहली मीटिंग ही ऐसी थी, बस क्या कहने। फुल टसन से आई, काम किया, उनका रौब देखा तो अपना डबल रौब जमाया, और तो और अपनी मर्जी मुताबिक नौकरी छोड़ गई। फिर मना करने के बाद भी सर के बारे में जानने की कोशिश है। उनके लिए किडनैप हुई, फिर गोली भी खाई। व्हाट? सीरियसली? वो बेयकीनी से देखने लगा। उसे नहीं पता था कि मामला इतना संगीन था। एब्सोल्युटली ब्रो। नफरत से भरी मोहब्बत, जबरदस्त कहानी। और आगे बताऊं? वो आगे कहता उससे पहले नताशा की गाड़ी निकल चुकी थी और उसके पीछे यदुका आ गई। मेरा फ़ोन? वो हैरान परेशान सी इधर उधर देखते हुए बोली। सॉरी, ही इज़ नो मोर। दोनों एक साथ बोले और फिर हंस दिए। दिस इज़ नॉट फनी गाइज, डोंट वरी, मैं बात करवा दूंगा सर से। रितेश ने चुटकी ली। सर प्लीज़। अरे जस्ट किडिंग। आप चलो ऑफिस और इसे मुझे दो। इसका होश में आना बहुत ज़रूरी है। उस चालाक औरत ने बहुत से राज छिपाए हैं, और शायद अपने अक्स की तस्वीर भी, उसने बताया। कहाँ? इसमें फिक्स है। सिट। फिर तो बहुत ज़रूरी है। तीनों बातें करते हुए रवाना हो गए। उधर अस्थाना मेंशन में अद्वैत आयु के साथ मस्ती कर रहा था। उसके घर में काफ़ी वक्त बाद निश्चल हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसे वो दिल से महसूस कर रहा था। आज काफ़ी वक्त बाद उसने वो कमरा खोला जहाँ जाने से वो कतराता था, पर वहाँ आयु का सामान था, तो उसने दिल से उसे खुला छोड़ा और महेश काका को उसके साथ रहने दिया। वो हॉल में आकर अद्विका से बात करना चाहता था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। यह लड़की मुझे गुस्सा दिलाने का कोर्स करके आई है क्या? मुझे जब इसको अपने सामने देखना होता है तभी ये गायब रहती है। अब है कहाँ? वो रितेश को फ़ोन लगाने लगा। सर,
अदिका को फ़ोन दो। सर आई नो तुम्हारे साथ होगी। उसने थूक गटकते हुए फ़ोन पकड़ा दिया। कौन सी खाई में गिरा आई फ़ोन? वो सख्ती से बोला। खाई? उसे डर था कि उसे कैसे पता चला। बंद आ रहा है, हो कहाँ तुम? कल पार्टी है, मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग जाना था, आयु से मिलवाना था। मुझे बिना बताए गई भी कैसे? वो और भी कुछ कहता पर उससे पहले ही अदिका बोली, आई एम कमिंग, अभी इसी वक्त। ओके, थोड़ा सा वक्त दो। हाँ। उसने फ़ोन रखा। सर अदर सर बुला रहे हैं, आप दोनों चले जाइए, मैं कैब से चली जाऊंगी। अदिका उतरते हुए बोली। आर यू श्योर? जी। सोहम रितेश के साथ निकल गया। उसे मिस्टर अग्रवाल से मिलना था। वहीं अदिका जल्द से जल्द पहुंची और अपना वादा पूरा किया। उसे उन दोनों के साथ शॉपिंग पर जाना था। कल की पार्टी के वही तो सितारे थे। गाड़ी में अद्वैता ने आयु को गोद में बैठा लिया और उससे बातें करने लगी। अद्वैत कनखियों से देख रहा था मगर बोला कुछ नहीं। उसे नाराज़गी जो जाहिर करनी थी। आयु, पापा कितनी देर नाराज़ रहते हैं? उसके मुंह से सहसा यही निकला। अद्वैत अविश्वास से उसे देखता रह गया। उसने बातों में आयु का पापा कह दिया था, जो हर किसी को तमन्ना होती है कि उन्हें इस संबोधन से बुलाया जाए। कहाँ से आते हैं ये तरीके? वो उसे देखता हुआ ही बोला। मतलब? मतलब मेरा ध्यान भटकाने के नए नए तरीके कहाँ से इजाद कर लेती हो तुम? मैं तो हूँ। मैं बात अभी भी नहीं कर रहा। वो मुंह फुलाकर बोला। सॉरी सर, अब तो बिल्कुल नहीं। अद्वैत जी, मुझे खेद है, आपकी माफ़ी मिल सकती है। वो अजीब से लहजे में बोली तो अद्वैत की हंसी निकल गई और आयु भी बिना हंसे नहीं रह सका। मिलायूं से? किससे? तुम जानती हो? सोहम। अतिका। हाँ, मुझे मेरा नाम मालूम है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर आपने इजाज़त दी थी, मेरे पास ऑप्शन छोड़ती कहाँ हो तुम? मुझ पर भरोसा किया है तो विश्वास भी कीजिए कि मैं कुछ सही ही करने के लिए घूम रही हूँ। इस पर अद्वैत कुछ नहीं बोला। आप दोनों बहुत बोर बातें करते हो। आयु ने नाराज़गी जताते हुए मुंह फुला लिया। उसे उनकी बात समझ नहीं आती थी। फिर दोनों उसे मनाने के लिए कोशिश करने लगे। तभी अद्विका ने अद्वैत से उसका फ़ोन मांगा था। आपका अपना फ़ोन दीजिए, मुझे सुहाना से बात करनी है। कल से नहीं हुई। तुम्हारा फ़ोन? वो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया, अभी रिपेयर के लिए दे दूंगी। उसने फटाफट बहाना बनाया। अद्वैत भी कुछ सोचने लगा। कुछ ही देर में अद्वैत ने गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोकी। अद्वैत अद्विका आयु का हाथ पकड़े सारा मॉल घूम रहे थे। जहां जाकर सबसे पहले अद्वैत उसे मोबाइल शोरूम में ले गया और लेटेस्ट मॉडल निकलवाने को कहने लगा। आपको फ़ोन बदलने का कितना शौक है? मुझे देखो, 4 साल से यही सैमसंग साथ दे रहा है। वो पर्स से टूटा फ़ोन निकाल कर शॉप वाले को देने लगी। इसे ठीक कर दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, इसका सारा डाटा इस नए फ़ोन में डाल दो। वो नया फ़ोन उसे थमाता हुआ बोला। पर यह, मुझे लगा आप तुम्हारे लिए है। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन अच्छा है, बस टूटा ही है। ठीक होने पर काम करने लगेगा। और दूसरी बात, इतनी फिजूल खर्ची। तुम हर वक्त भाषण देने के मूड में रहती हो, ये आज कुछ नया है। अरे, मैं दिला रहा हूँ ना, पहला गिफ्ट ही समझ लो। वो हसरत भरी नज़रों से देखकर बोला तो अदुका कुछ न बोल पाई। बस पुराना फ़ोन देते और नया फ़ोन लेते ही देखा। कोई फ़ायदा भी नहीं था कहने का। अद्वैत को मुस्कुराते हुए देखती हुई वो आगे बढ़ गई। मॉल में जहाँ कहीं भी रुकते वहाँ हर शॉप से आयु कुछ न कुछ लेने की जिद करता और हद तो तब होती जब वो हर चीज़ अद्वैत दिलवाने को राजी होकर उन्हें पैक करके गाड़ी में रखवाने को कहता। मिस्टर अस्थाना इनफ। वो अचानक रुकी। क्या हो गया? उसके लहजे से वो चौंका। आप बिगाड़ रहे हैं आयु को, वो बड़े हक से बोली। तब तक आयु उनके आगे की बातचीत सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी न दिखाते हुए टॉयज कॉर्नर चल दिया और अद्वैत किसी कोने में अद्विका का हाथ पकड़कर ले जाता हुआ बोला। हूँ, हाँ, बड़े हक जताए जा रहे हैं मिस। वो बदले बदले अंदाज में बोला। मैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाने लगी। अद्विका, एक बात बोलूं? क्या? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे इतने हक से बुलाती हो। चंद दिनों में आयु के लिए इतने हक से कह रही हो। वो कहते हुए उसके करीब हो रहा था। मुझे मुझे तुम। वो हर एक लफ्ज़ पर रुक रहा था कि उसे अंदाजा हो गया कि लफ्ज़ों के साथ अद्विका के दिल की धड़कनें जुड़ी थीं।
आप हटिए, हम मॉल में हैं। वो खुद को संभालती हुई उसे धक्का देकर बोली। और जब तुम हमें हम कहती हो, वो दोबारा उसका हाथ खींचता हुआ उसके करीब जाकर अपनी बात खत्म करता। तब तक आयु आ चुका था। पापा, ये भी चाहिए, वो चाहिए और वो भी। वो जाने किनकी तरफ इशारा कर रहा था, पर अद्वैत का ध्यान अद्विका की तरफ था, जो उसके चेहरे को देखकर हंस रही थी। बेटा, पापा आपको पूरा मॉल खरीद कर दे देते, 2 मिनट बाद आ जाते तो। वो प्यार भरे गुस्से में मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, तो मैं 2 मिनट बाद आऊं? उसका मासूम सवाल सुनकर अद्विका को उस पर बड़ा प्यार आया। उसने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसके गाल चूमते हुए उसे समझाकर वहां से चल दी। बच्चा, हमें अपनी नीड की चीजें लेनी चाहिए, है ना? पीछे अद्वैत बालों में हाथ फिराता हुआ उन्हें निहारता रहा। दोनों कितना कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। वो कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में उपजे सवालों पर हर बढ़ते दिन के साथ मुहर लगाता जा रहा था। फिर उसके साथ आगे की शॉपिंग के लिए हंसता हुआ निकल गया। यह पल उसे जी भर के जीना था, जिसमें वो तीनों हैप्पी फैमिली की तरह घूम रहे थे। आज अस्थाना इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा दिन था। उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट को मूर्त रूप मिल चुका था। जहाँ की टॉप मंजिल पर खड़ा अद्वैत जेब में हाथ डाले बड़े फक्र से उस जगह को देख रहा था। मेहनत और सभी के साथ का नतीजा था, और खास यादें भी जुड़ी थी, क्योंकि इसी के जरिए अद्विका उससे जुड़ी थी। बजते फ़ोन से ध्यान हटा तो देखा, आज उसे यकीन नहीं आता कि वो फ़ोन का वॉलपेपर बनकर इस कदर उसके साथ रहने लगी अद्विका ही थी। गुड मॉर्निंग अस्थाना जी। आज वो कुछ अदा से बोली। गुड मॉर्निंग अद्विका जी। वो भी उसकी आवाज़ को महसूस करते हुए बोला। पूरे दिन बिजी रहने के कारण बात नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी बधाई दे देती हूँ। आपकी मेहनत और लगन का नतीजा सामने है। आज शहर की सबसे बड़ी पार्टी में आप ही छाए रहेंगे, तो मुबारकबाद देने को हमारी कहाँ बारी आ पाएगी। हे, ऐसी बातें बोलकर खुद को आम मत बनाओ। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसे आम बनाए। मज़े की बात यह थी कि उसे खुद को भी यह हक नहीं था। अच्छा, तो क्या बनाऊं? जो तुम हो। क्या हूँ मैं? अद्विका हो तुम। याद है, पहली मुलाकात में यही कहा था कि तुम मुझसे कम नहीं, मेरे जैसा दूसरा नहीं तो तुमसा भी कोई नहीं। यकीन मानो, अब समझ आ गया है। वो बीती बातें लफ्ज ब लफ्ज दोहराता हुआ बोला कि शाम को मिलकर बताऊंगा। मेरे सबसे बड़े दिन पर तुम चाहिए हो मुझे। मेरे गले में बंधी टाई की नॉट टाइट करके, मुझे इनकरेज करके मेरे साथ आने वाली अद्विका निशब्द थी। उसकी भावनाएं शब्दों का रूप लेने लगी थी। अब एक बेचैनी भी घर करने लगी थी कि आज अद्वैत पूरी दुनिया के सामने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, तो वो क्या करेगी? हे भगवान! सोच कर ही उसका दिल बेतासा धड़क उठा। पेट में गुदगुदी और मन में तितलियां उड़ने लगीं। वहाँ अद्वैत उसकी खामोशी सुन रहा था। लास्ट में वो बोला, आज शाम 6 बजे मेरे घर, मेरे रूम में, मिरर के सामने। उसकी मदोसी भरी आवाज़ ने उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत ही ना दी कि सुहाना संजना बुलाने लगी। उन्हें पार्टी वेन्यू पर पहुंचकर फाइनल टच देना था। उधर आयु अद्विका के साथ शॉपिंग का लाया सामान देखकर खुश था। उसने अद्वैत से नताशा का जिक्र भी नहीं किया। उसका बाल मन था या समझदारी की पहली सीढ़ी पर पड़ता उसका नन्हा कदम। वो बस अद्वैत को देखता और पाता कि उसे अद्विका आंटी अच्छी लगती हैं। तभी दिन भर उसकी बातें, उसके कॉल, तना बैठा उसकी तस्वीरें, उसमें कहीं नताशा तो थी ही नहीं। बर्थडे के बाद से नताशा भी घर के आसपास नहीं दिखी। उसका दूसरा मन उदास भी होता तो कभी मान जाता। उसे समझ ही नहीं आता कि तब तक महेश काका उसे गार्डन वॉक के लिए ले जाते। कभी ब्रेकफास्ट, कभी उसके साथ बास्केटबॉल खेलना। पल भर भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। कितना दुलारा था वो यहाँ सभी का। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। उसने रुककर महेश काका से पूछा, काका? हाँ आयु बाबा। काका, डैडू कहाँ हैं? आपके डैड? पापा? नहीं, डैडू। दादू? उनका जिक्र सुनकर ही उसके चेहरे का रंग आया और चला गया। उसे बड़े साहब की याद सताई थी। वो भी तो कितने चाव से उनके साथ खेला करते थे। उन्होंने पनीली आंखों को नज़रअंदाज करते हुए उसके नन्हे हाथों को हाथ में लिया और बोला, आपके दादू आने ही वाले हैं। आपके लिए तोहफा लाने गए हैं। जब गए तब आपका जन्मदिन था ना।
बस उसके लिए। या ये मेरा बर्थडे गिफ्ट? आयु खिलखिलाकर हंस दिया और सब भूलकर दोबारा खेलने लगा। उसे अपने बर्थडे का लेट और अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट जो याद आ गया था। कितने भोले होते हैं बच्चे भी, कितनी आसानी से सब भूल जाते हैं। हे भगवान, काश मेरी ये बात सच हो जाए और बड़े साहब जल्द किसी चमत्कार की तरह मिल जाएं। काका ने आसमान की तरफ देखकर कहा और हाथ जोड़ लिए कि भाई आखिरी सहारा थे। उधर नताशा अपने आउटफिट डिजाइनर के पास रौब जमाती हुई बोली, आर यू लॉस्ट? ये पहनूंगी मैं। वो खूबसूरत सी साड़ी का पल्लू बिखेरते हुए बोली, मैम साड़ी हर जगह, हर मौके, हर फेस्टिवल, हर फंक्शन के लिए सूटेबल है। इनफैक्ट इट्स अवर कल्चर। ए डोंट गिव मी लेक्चर, लेट इट। मुझे मालूम है मुझे क्या चाहिए और मुझे साड़ी वाड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं। कोई गॉर्जियस वन पीस दिखाओ जिसमें सिर्फ मैं ही दिखूं। यू नो व्हाट आई मीन। वो अजीब लहजे में बोली तो वो झेप गई और उसने वेस्टर्न ड्रेसेस के कलेक्शन दिखाने लगी, जिन्हें अपने ऊपर लगाकर वो आईने में देखती हुई बोली, नताशा इज हॉट, नो बडी कैन रिप्लेस हर। मन में ही कहती, आज अद्वैत को अपने करीब नहीं किया तो मैं नताशा नहीं। आज खेलूंगी मैं अपना आखिरी दांव, जहाँ पूरी दुनिया के सामने आयु का सच आएगा। उसे लोग नाजायज भी कहेंगे, तब मैं आऊंगी उसकी माँ बनकर। तब तो अद्वैत अस्थाना को पूरी मीडिया में एक्सेप्ट करना ही होगा कि आयु कौन है और मैं कौन हूँ। अब शुरू होगा असली खेल। वो सातिर हंसी हंसती हुई बोली और कपड़े ट्राई करने लगी। दूसरी तरफ अद्विका को कल की शॉपिंग में अपने लिए कुछ खरीदने की सुध ही कहाँ था। हाँ, अद्वैत जरूर जिद कर रहा था कुछ डिजाइनर दिलवाने का, मगर लाखों रुपया का फ़ोन लेकर ही वो कर्ज में डूबी हुई सी महसूस कर रही थी। तो अद्वैत को और कुछ भी लेने से सख्त मना कर दिया और आज ऐन वक्त पर सुहाना के साथ मॉल में आई थी, जहाँ दुनिया भर की स्टाइलिश ड्रेसेस उसका मन मोहने को आतुर थी। अद्विका का दिल मान ही नहीं रहा था, क्योंकि आज उसकी लाइफ का खास दिन था। उसे बेस्ट दिखना था। उसे अद्वैत की पसंद का ही कुछ चाहिए था, पर अब यह मुमकिन नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। चलिए, आखिरी शॉप थी। अब तू इसी सूट में जाना पार्टी अटेंड करने। वो उसके सादे से लाइट येलो सलवार कमीज की तरफ इशारा करते हुए बोली, तो उसने मुंह बिचका लिया। यार प्लीज। क्या प्लीज? बंदा पूरे मार्केट घूम आए और उसे कुछ समझ ना आए, ऐसा तो तुम महान ही कर सकती है मैडम अद्विका। यार तू समझ, तुझे समझना मेरी समझ से बाहर है। चल। हे रुक रुक। जाते हुए उसकी नज़र फुंसिया पिंक कलर की सिफोन साड़ी पर पड़ी, जो स्टेचू के कंधे पर से ढलती जा रही थी। बस उसका दिल भी उसी पर ठहर गया। ये वाली पैक कर दो भैया, उसने कुछ सोचते हुए दूर से ही कहा। पक्का? एक बार और देख ले पास जाकर भी, सुहाना बोली। नहीं, 100% यही। चल बाकी एसेसरीज? नहीं, सिर्फ यही। जो बात साड़ी में है वो किसी गहने, किसी आउटफिट में कहाँ? वो अदा से बोली और सुहाना उसे समझती हुई उसके पीछे चल दी। दिन ढलता हुआ शाम तक आ पहुंचा। यूं लग रहा था कि सभी जगह अद्वैत की पार्टी का ही शोर था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ओहदेदार लोग, नामी हस्तियां, मीडिया, प्रेस, सब कोई अस्थाना प्रोजेक्ट की चर्चा करता हुआ नजर आ रहा था। वहीं कैब में बैठी अद्विका के दिल में धड़कनों का शोर ही खूब था कि उसे बाहरी शोर से मतलब नहीं था। यूं तो कई बार वो अद्वैत से मिली है, मगर आज पहली दफ़ा वो इस अंदाज में उसके सामने जा रही थी। हलचल खूब थी। गाड़ी अंदर तक नहीं गई तब तक वो चलकर ही अस्थाना मेंशन पहुंची। पूरे घर में सन्नाटा था। आयु की प्रेजेंस का भी पता नहीं चल पा रहा था। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर की तरफ जाती तो उसे रजनी के साथ आयु दिखा, जो छोटे से फॉर्मल सूट में अद्वैत का बचपन दर्शा रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखें उसके बेतरतीब बालों से ढकी थीं। वो अपने शर्ट की आस्तीन बाहर लटकाए मासूमियत से उसे देख रहा था। उसे उस पर हद से ज़्यादा प्यार आया था। वो घुटनों के बल उसके पास बैठी और उसके बालों को सहलाया। फिर मैं आई कहते हुए उसे टेबल पर खड़ा करके उसका हुलिया ठीक करने लगी। उसका सर टक इन किया, आस्तीन सही की और आखिर में जब उसके गालों को पकड़कर वो बाल बना रही थी, तब आयु उसे निहारता चला गया। अद्विका का ध्यान अब हटा और वो उसे खुद को देखते देख पूछ बैठी, क्या हुआ? आप बहुत सुंदर लग रही हो अद्विका आंटी। वो प्यारी आवाज में बोला और उसके गालों को चूमकर
जल्दी से नीचे कूदने लगा। तब तक उसका पैर उसकी प्लेट्स में अटक गया और वो गिरता उससे पहले अद्विका ने उसे गोदी में उठा लिया और गले लगाकर बोली, आप भी बहुत प्यारे हो। ओप्स, इन कपड़ों में तो हैंडसम जेंटलमैन। वो कान पकड़कर बोली और उसे गले लगा लिया। उसे आज पहली दफ़ा उससे अलग सा ही जुड़ाव महसूस हुआ था, जैसे वो कोई दूसरा नहीं था। यूं तो वो डांस क्लास में बच्चों के करीब रही थी, मगर आज वो उसे बहुत अजीज लग रहा था। शायद इसलिए कि उसका जुड़ाव अद्वैत से था और अद्वैत का जुड़ाव आयु से। उसका नाम आते ही दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि अद्वैत कहीं से भी हो, पर उसे देख रहा था। उसने नज़र उठाकर यहाँ वहाँ देखा, पर कोई नहीं था। उसने नज़रअंदाज किया और आयु का हाथ रजनी के हाथों में थमाकर बोली, इसे पार्टी वेन्यू ले चलो, मैं आती हूँ। जी मैडम, वैसे सर आप ही की राह देख रहे हैं, वो बोली। है कहाँ? किसने कहा? वो अपने कमरे में है, सभी की छुट्टी कर दी, वो झेप कर रह गई। तुम चलो, देखो ध्यान से। उसने उसे थमाया जैसे कीमती चीज़ दे रही हो। जी मैडम, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, वो बोली और हंसते हुए चल दी। अद्विका साड़ी और दिल थामे ऊपर चल दी, जहाँ अद्वैत के कमरे में घुप अंधेरा था। फिर धीरे धीरे कदम रखने पर वो स्टडी टेबल पर बैठा लैपटॉप में कुछ देखता मिला। वो अवाक थी। सामने आयु के कमरे की फुटेज चल रही थी। जैसे कितना जानता था वो उसे, कि उसे यकीन था कि वो पहले वहीं ही जाएगी। अचानक उसकी मौजूदगी महसूस होते ही उसने पास के स्विच से लाइट ऑन करते हुए गर्दन घुमाई। उससे चंद कदमों की दूरी पर खड़ी वो उसे अपने बेहद करीब लग रही थी। साड़ी की प्लेट सहजता से पकड़ी वो उसे ही देख रही थी कि अपने बेपरवाह बालों को पीछे करने के मकसद से उसने प्लेट्स पकड़ने वाला हाथ छोड़ना चाहा। तब तक अद्वैत ने इशारे से मना करते हुए उसकी तरफ रुख किया। वो धीमे धीमे उसके पास आ रहा था और वो पीछे। वो साड़ी में उलझकर गिर ही जाती कि उसने आगे बढ़कर उसे थामा। हे केयरफुली, संभालते हुए बरबसी उसके हाथ उसकी खुली कमर से जा उलझे और अजीब सी सिरन दोनों ने ही महसूस की थी। हाँ, वो बात और थी कि अद्विका ने इस एहसास के लिए अपनी आंखें मूंद ली, जबकि अद्वैत बेबाकी से उसे देखता रहा। चेहरे पर लाइट मेकअप, डार्क लिपस्टिक और काजल से सनी आंखें उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत ही कहाँ देते थे। कमरे में बालकनी से आती हवा उसके सिल्की बालों को उसके चेहरे पर ला रही थी, जिन्हें हटाने के लिए वो अपना हाथ बढ़ाती, पर अद्वैत ने हाथ पकड़ लिया और उसके करीब होकर होठों से फूंक मारते हुए उन्हें हटाया। तब जैसे उनकी सांसें ही मिल गईं। वो मदहोश होती हुई जल्द से होश में आई और सकपका गई। वो उससे दूर हटी, जिसके साथ ही भीनी खुशबू वाले परफ्यूम ने अद्वैत का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो उसे भाव में भरता हुआ बोला, उफ, तुम खूबसूरत नहीं, खूबसूरती तुमसे है। सुंदर, हसीन, दिलकश, दिलफरेब, कातिल, जानलेवा, इन सारे शब्दों को हटाकर मैं एक वर्ड से सबकी कमी पूरी कर सकता हूँ। तुम और सिर्फ तुम, कहकर उसने उसे पीठ से गले लगा लिया। अद्विका का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बेतरतीब सांसों को संभालती हुई बोली, आप रेडी नहीं हुए? पार्टी आज है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं तो कब से तैयार खड़ा हूँ, बस तुम्हें गिरफ्त में लेने की देर है, कहकर उसने अपनी टाई उसकी तरफ कर उसे अपनी कैद में ले लिया। वो नासमझी में उसकी तरफ चली गई। सर, क्या हुआ? वो आज अपने किरदार से बाहर था। जाने कौन सा नया रूप था उसका ये। मैंने कहा था ना, मेरी फाइनल तैयारी के लिए आना पड़ेगा। तो यह लो। उसने उसके सामने सिर झुकाया। क्या? मुझे अपनी गिरफ्त में कर लीजिए मैडम। आपको क्या हुआ है आज? टाई बांधिए मोहतरमा, वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं? नहीं, महेश काका को बोल रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं आती? हे डोंट। वो हीरोइन ही क्या जिसे टाई बांधनी ना आए? वो हक जताकर बोला। अच्छा, मैं हीरोइन हूँ? बेशक, तुम्हें शक है तो मेरी आंखों में झांक लो, कहकर उसने शीशे की तरफ मुंह घुमा दिया। वो साथ में खड़े काफी जंच रहे थे। जहाँ अद्विका का कद अद्वैत के कंधों तक ही आ पा रहा था, आईने से होती हुई उसकी नजरें उसी पर ठहरी हुई थीं। अद्वैत उसके कंधे पर थोड़ी टिकाए उसे निहार रहा था। अब उसने उसे देखा। वाइट कलर के सफाक सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर ऊपर से उसकी पर्सनालिटी उसे अलग ही पायदान पर ले जाती। फिर आज तो लाइट पिंक साड़ी में वो उसके साथ खड़ी
दोनों को कपल का लुक दे रही थी। लीजिए। तब तक अद्वैत ने खुद टाई बांध ली थी। अब क्या? अब ये। उसने उसके हाथ पकड़े और उसके गले की नॉट तक ले गया। अद्विका ने कांपते हाथों से उसकी टाई ठीक की और इसके शर्ट का कॉलर ठीक करते हुए सीने तक हाथ रखने लगी। बस यही चाहिए, उसने अपने सीने पर हाथ जमाए ही कहा। क्या? कि किसी खास मौके पर आपका कोई खास आपके आउटफिट पर खास तरह से फाइनल टच दे दे। बस यही चाहिए, बाकी सब एक तरफ है। वो उसे देखती रही। कितनी मासूम ख्वाहिश थी उसकी। उसे खबर भी न थी कि उसके ये अरमान थे। वो उसके दिल पर उसका हाथ रखकर बोला, अद्विका, आई जस्ट। उसने आंखें बंद कर लीं कि शायद यही इजहार का पल था। वो अगले ही पल बोला, आई सी यू इन द फ्रंट ऑफ फुटेज। आयु तुम्हारे साथ कंफर्टेबल था। वो पल मैं हमेशा कैद करके अपने पास रखना चाहता हूँ। उसने लैपटॉप उसके सामने घुमाया जहाँ वो फुटेज रिकॉर्ड हो गई थी और वही बार बार आ रही थी। कितनी मासूमियत से वो उसे देख रहा था और उसके गाल चूमकर जाने वाला था और किस तरह उसकी साड़ी में उलझकर उससे लिपट गया था। इसी पल पर वो बोला, वैसे बेटा बाप से 2 कदम आगे है। क्या मतलब? मतलब उसने अचानक ही उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। वो समझ ही नहीं पाई कि सब इतनी जल्दी हुआ। वो सकपका गई। ये क्यों? फील नहीं हुआ? वो दोबारा झुकने लगा। अरे ये क्या हुआ आज आपको? उसकी खबर भी जल्द होगी कि अद्वैत अस्थाना कोई काम खामोशी से नहीं करता। उसने उसे इशारा दे ही दिया था। मिस्टर अस्थाना, आप पहले ही होंगे जो अपनी ही पार्टी में लेट पहुंचेंगे। सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? किसने बोला था इतना हसीन बनकर आने को? बाय द वे यू लुकिंग, कहकर उसने अपने दिल पर हाथ रखा और गिरने की एक्टिंग करने लगा। अरे अस्थाना जी, वो उसे संभालने लगी। वाकई साड़ी की बात ही और है। अद्वैत ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तो वो उसे देखती रह गई। यह बात कुछ देर पहले उसने कही थी। वाकई दोनों के ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते थे और पसंद भी। बस राहें मिलने की ही देर थी। वो दोनों तो यूं ही खड़े खड़े शाम बिता देते। तब तक रितेश का फ़ोन आ चुका था और दोनों निकलने को मजबूर हो गए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।